देश में भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार देश के सभी भागों में गर्मी का प्रकोप कम हुआ है और राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के किसी भी हिस्से में अगले 4 से 5 दिन तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना नहीं है। साथ ही कहा कि उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में अधिकतर हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव का पूर्वानुमान नहीं है। इसके बाद पारे का स्तर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और शुक्रवार से राजस्थान के कुछ इलाकों में फिर से गर्मी का प्रकोप बढ़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन कहीं-कहीं हल्की बारिश, धूल भरी आंधी और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। देश भर में अनेक स्थानों पर अप्रैल में सर्वकालिक रूप से तापमान उच्च स्तर पर रहा है और पारे का स्तर 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है, जहां मंगलवार सुबह 6,568 नए मामले सामने आए थे, तो वहीं आज यानी कि बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार ये आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच गया है। जहां भारत में पिछले 24 घंटों में 3,205 नए मामले सामने आए हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 19,509 हो गई है। इस दौरान कोरोना से 31 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 19,509 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.05% है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.74% है। आंकड़ों की माने तो संक्रमण की दैनिक दर 0.91% और साप्ताहिक दर 0.76% है। देश में अभी तक कुल 4,25,44,689 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। यूरोप के एक दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को पीएम मोदी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने उनका जोरदार स्वागत किया। कोपेनहेगन पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोपेनहेगन पहुंचा हूं। आगे लिखा कि मैं गर्मजोशी से स्वागत के लिए पीएम डेरिक्सन का बेहद आभारी हूं। ये यात्रा भारत डेनमार्क के संबंधों को और सशक्त करने में दूरगामी परिणाम वाली होगी। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर ट्वीट में लिखा कि डेनमार्क के पीएम ने कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया। दोनों नेता अब डेनमार्क की पीएम के आधिकारिक आवास पर जाएंगे। पीएम मोदी और डेनमार्क के पीएम मेट फ्रेडरिक्सन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उन्नति की समीक्षा की है। भारत डेनमार्क बिजनेस फोरम में पीएम मोदी ने कहा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर फोमो या फियर ऑफ मिसिंग शब्द का ट्रेंड बढ़ रहा है। भारत में सुधारों और निवेश के अवसरों को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे देश में निवेश नहीं करते वो निश्चित रूप से चूक जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क दोनों देश लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं, पर आज हमने इंडो पैसिफिक और यूक्रेन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात की है। पिछले साल जैसे ही आवाजाही मुमकिन हुई तो प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन पहली हेड ऑफ द गवर्नमेंट थी जिनका हमें भारत में स्वागत करने का अवसर मिला था। ये भारत और डेनमार्क के मजबूत होते संबंधों को दिखाता है और खास बात यह है कि हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और उनकी वैल्यूज से गाइडेड है। आज उनके साथ मेरी जो चर्चा हुई है उससे दोनों देशों के संबंधों को नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। यहां आपसे बातचीत के बाद मैं हर मैजेस्टी क्वीन ऑफ डेनमार्क से मिलने जाऊंगा। कल नॉर्डिक इंडिया समिट में नई संभावनाओं की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। मुझे खुशी है कि पूरे नॉर्डिक रीजन के साथ भी
भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। साथियों, दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा को अगर मिला लिया जाए तो उनकी संख्या कई देशों की आबादी से अधिक होगी। उनका पहनावा, खान पान भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारी सोशल हार्मनी, वननेस और को एग्जिस्टेंस की जो वैल्यूज सभी भारतीयों में एक समान है और यही हमारी ताकत है। और जिनकी रूट्स किसी भी तरह मां भारती से जुड़ी हैं, वे स्वाभाविक तरह से लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ के प्रति सम्मान रखते ही हैं। एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए, वो अपनी कर्मभूमि के लिए, उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है। अनेक बार जब मेरी वर्ल्ड लीडर से मुलाकात होती है तो अपने देशों में बसे भारतीय समुदाय की उपलब्धियों के बारे में मुझे बड़े गर्व से बताते हैं। वे इंडियन कम्युनिटी के परिश्रम और शांतिपूर्ण नेचर की सराहना करते थकते नहीं हैं। और इसके लिए धन्यवाद का हकदार मैं नहीं, आप सब हैं। आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों के संस्कार, ये उसके मूल में है और इसलिए मैं सबसे पहले ये जो बधाइयां मुझे मिलती हैं वो सारी आपको समर्पित करता हूं। इंक्लूसिवनेस और कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता, विशेषता भारतीय समुदाय की ऐसी शक्ति है जो हम सबको प्रतिपल जीवंतता का एहसास कराती है। हजारों वर्षों के कालखंड ने इन वैल्यूज को हमारे भीतर विकसित किया है। आप यहां डेनमार्क में ही देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहां आए हैं, बसे हैं। कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी, कोई बांग्ला आणि कोई मराठी અને કેટલા કેમ છો ગુજરાતી। तो कोई तमिल वणक्कम से शुरू करता है, तो कोई मलयाली, कोई उड़िया जय जगन्नाथ, कोई कन्नड़ा, तो कोई असमिया। भाषा कोई भी हो, लेकिन भाषा अनेक, भाव एक। भाषा कोई भी हो, लेकिन
हम सभी के संस्कार भारतीय ही है। हमारी खाने की थाली बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है, लेकिन स्नेह से बार बार आग्रह करने का भारतीय तरीका कभी नहीं बदलता है। और हमें मालूम है कुछ लोगों को तो आग्रह करने का ऐसा स्वभाव होता है कि नमक के लिए भी कर देते हैं। हम राष्ट्र रक्षा के लिए मिलकर खड़े होते हैं, राष्ट्र निर्माण में मिलकर जुटते हैं। भारतीयता सबका साथ, सबका और सबका। अब देखिए घर घर बात पहुंच चुकी है और डेनमार्क में भी गूंज रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसी से समृद्धि होती है। और साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी वन वर्ल्ड, पूरा विश्व एक परिवार, हमारा ये कंसेप्ट व्यापार कारोबार की अवधारणा से भी बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी वन वर्ल्ड की अवधारणा अपनत्व पर, बंधुत्व पर, संवेदनशीलता पर, सम्मान पर टिकी है। 21वीं सदी का भारत भी नए ग्लोबल ऑर्डर के लिए इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज भारत जो कुछ भी हासिल कर रहा है, वो उपलब्धि सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि वो करीब 1/5 ह्यूमैनिटी की उपलब्धि है। कल्पना कीजिए कि अगर भारत में हम वैक्सीनेशन को हर परिवार तक नहीं पहुंचा पाते तो उसका दुनिया पर क्या असर होता। अगर भारत मेड इन इंडिया सस्ती और प्रभावी वैक्सीन पर काम न करता, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन न करता, तो दुनिया के अनेक देशों की स्थिति क्या होती। भारत जब अपने नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालता है तो दुनिया से गरीबी कम होती है। भारत में जब गरीब को हाउसिंग, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फ्री हेल्थ केयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऐसी जब अनेक सुविधाएं मिलती हैं तो इससे दुनिया के अनेक देशों को एक नया विश्वास मिलता है। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे लक्ष्य मजबूत होते हैं। भारत के हर घर में लगा हर एलईडी बल्ब, भारत में लग रहा हर सोलर पैनल जितना एमिशन बचाता है वो क्लाइमेट एक्शन के संकल्प को और अधिक मजबूत करता है। साथियों, स्टीरियोटाइप्स और साइलोस को तोड़कर जो सक्सेस मिलती है वो देश को नई ऊंचाई पर ले जाती है। आपको याद होगा जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की थी तो कुछ लोग
कई तरह के सवाल उठाते थे। हिंदुस्तान में डिजिटल न जाने ऐसे सवाल पूछते थे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, 5-6 साल पहले हम पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन के मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक थे। ये मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 5-6 साल पहले। लेकिन आज स्थिति एकदम से बदल गई है। अनेक बड़े देश मिलकर जितना पर कैपिटा मोबाइल डेटा कंज्यूम करते हैं, उससे ज्यादा हम भारत में करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी नया यूजर जुड़ रहा है वो शहरों से नहीं है, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले भारत के छोटे छोटे गांव है दोस्तों। इसने भारत के गांव और गरीब को तो एम्पावर किया ही है, बहुत बड़े डिजिटल मार्केट का गेट खोल दिया है। और यही तो है नए भारत की रियल स्टोरी। देश का मिजाज कैसे बदलता है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। यह हमारी आजादी का 75वां साल है। लगभग 75 महीने पहले, 75 मंथ्स पहले की बात मैं कर रहा हूं, हमने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। तब स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में दुनिया में भारत की कोई गिनती ही नहीं थी, नाम कहीं उल्लेख ही नहीं होता था। आज हम यूनिकॉर्न्स के मामले में दुनिया में नंबर 3 पर खड़े हैं। राजस्थान के जोधपुर में ईद से एक दिन पहले दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद तनाव लगातार जारी है। मामले में अब तक 97 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इंटरनेट सेवा आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। हिंसक झड़पों में 4 पुलिस कर्मियों सहित घायल 16 लोगों को इलाज के लिए भेजा गया है और उनका इलाज जारी है। दोनों पक्षों के लोगों को चोट आई है। जिले में भारी पुलिस बल तैनात है। जानकारी के मुताबिक स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। आपको बता दें कि हिंसा झंडे और लाउड स्पीकर लगाने को लेकर ये हिंसा हुई थी। जोधपुर के जलौरी गेट चौराहे पर परशुराम जयंती के मौके पर सर्किल पर भगवा झंडे और बैनर लगाए गए थे। ईद की पूर्व संध्या पर समुदाय विशेष के लोगों ने पुराने झंडे बैनर हटाकर वहां अपने झंडे और लाउड स्पीकर लगा दिए। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति से बांधकर एक बड़ा सा धार्मिक झंडा फहरा दिया। झंडे हटने के बाद वीडियो वायरल होने पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। अगले दिन ईद की नमाज के बाद भी पथराव हुआ। अपनी यूरोप यात्रा के दौरान पीएम मोदी आज डेनमार्क की ओर से आयोजित दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और इसके बाद पेरिस जाएंगे और अपने 3 देशों की यूरोप यात्रा के अंतिम दिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी अन्य नॉर्डिक नेताओं यानी कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री, नॉर्वे के प्रधानमंत्री और स्वीडन के प्रधानमंत्री, फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी ने अपने चल रही यूरोप यात्रा के दौरान प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि शिखर सम्मेलन में कोरोना महामारी के बाद आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी नवीकरण, ऊर्जा, विकसित वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और आर्कटिक क्षेत्र में भारत नॉर्डिक सहयोग जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम में हुआ था।